आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन और ईरान और अमेरिका की और इसके साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान अब आमने सामने तो थे ही, लेकिन जिस तरह से बातचीत की उम्मीद थी शायद अब वो बातचीत नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये बात हो रही है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, वो रुकावट बन रहे हैं। वो सबसे बड़ी रुकावट, यानी मतलब यह निकाला जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के और उनके हवारियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि ना तो हम मिसाइल बनाना रोकेंगे और ना ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे। जहां तक बात हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह हौती और दूसरी जो मिलिशिया हैं उनकी मदद की, तो उसकी वजाहत तो कोई कर ही नहीं सकता कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन सबको पता है कि आखिर इनके साथ ईरान क्यों खड़ा है। और आज अगर मजबूत ईरान है, आप देखिए कि आज एक बार फिर अंसारुल्लाह हौती ने जो ऐलान किया है वो ऐलान चैलेंजिंग है। इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि अमेरिका पहले ही अंसारुल्लाह हौती से रेड सी में दो दो हाथ कर चुका है और रेड सी को छोड़ के अमेरिका को भागना पड़ा था। ये वही अब्राहम लिंकन है जो तबाह होते होते बचा था रेड सी में जब हुतियों ने हमला किया था। और इस बार फिर देखा जाए तो यमन से बहुत करीब पहुंच चुका है अंसारुल्लाह हौती। तो ऐसे में आप देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है। और बातचीत का यहां पे आप देखिए किस तरह से कहा जा रहा है, कई तरह की बातें सामने आ रही। एक ये कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो चीन में हाहाकार मच जाएगा, ये कहा जा रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बनेगा दूसरा मलक्का स्ट्रेट और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, हिंदुस्तान पर। ये सब जानते हैं और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड पे नहीं पड़ेगा, वहां पर भी पड़ेगा। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। 20 से 30% जो ऑयल दुनिया में पहुंचता है उसका रास्ता यहीं से गुजरता है। और आप देखिए यहां पे कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक शाहिद किलर ड्रोन को फारस की खाड़ी में F-35 फाइटर जेट से मार गिराया, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन बातचीत क्या होगी, यहां पे कहा जा रहा है कि बातचीत यानी कल या ये कह ले कि जुमा के रोज बातचीत होने जा रही है और ये मस्कत में बातचीत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वाकई बातचीत की ये तैयारी पूरी हो गई? क्या इसके पीछे है? हमारे साथ आज फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जुड़ेंगे। तो इस तरह से हम आज कई हमारे साथ अहम शख्सियात जुड़ेंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन कई तरह से आप देखिए कि हूती एक तरफ तैयार है, दूसरी तरफ आप देखिए कि कहा क्या जा रहा है कि खामनाई साहब, आखिर ये बात जो है वो क्यों की जा रही है। और जंग बार बार धमकी दी जा रही है, बार बार ईरान को टारगेट किया जा रहा है, खामनाई साहब को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? यहां पे आप देखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति नायब सदर जमहूरिया
जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत और समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट आयतुल्ला सैयद अली खामनाई है। उनके मुताबिक कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई अंतिम फैसला लेते हैं आखिर, लेकिन वो किसी भी देश से सीधे बातचीत नहीं करते। वहां असली सत्ता जिनके हाथ में है उनसे सीधी बात नहीं हो सकती। ये साफ साफ, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात। दरअसल खामनाई साहब का कहना है कि जो लोग झूठ बोलते हैं और जो लोग काबिले एतमाद नहीं है उनसे बात कैसे की जाए। भाई 5 राउंड की अमेरिका के साथ पिछली बार बात हो गई थी, 6ठे राउंड की बात होनी थी तो इजराइल ने हमला कर दिया। क्या बगैर अमेरिका से बातचीत हमला ये हो गया था? तो आखिर कैसे एतबार कर लिया जाए, कैसे मान लिया जाए? आखिर दूसरी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका आयतुल्ला सैयद अली खामनाई से बातचीत करने के लिए बेचैन है, जबकि खामनाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया। और ईरान ने भी, अभी देखिए कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, या वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को हटाने पर सत्ता बदल सकती है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। वहां सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि कई संस्थाएं और ताकतें मिलकर शासन चलाती हैं। अब अमेरिका को समझ में आया, फिर भी अंतिम अधिकार खामनाई साहब के पास है। और ये सच्ची बात है, हकीकत है। आज मैं एक प्रोग्राम में गया था ईरान कल्चर हाउस के, और वहां पे जो एक बात कही गई कि बाकायदा ईरान में जब इंकलाब आया तो 1980 में रेफरेंडम कराया गया, यानी आवाम से पूछा गया कि तुम कैसी हुकूमत चाहते हो, क्या इस्लामी हुकूमत चाहते हो? और ऐसे में वहां जवाब मिला था रेफरेंडम में 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हां, हम इस्लामी जमहूरिया चाहते हैं, इस्लामी जमहूरिया। अब आप सोचिए कि जब रेफरेंडम के साथ जमहूरिया इस्लामी इंकलाब के तहत ये सरकार बनी, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि लोगों ने यह भी कहा कि हम मर्जा को, यानी खुमैनी साहब को अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। सुप्रीम लीडर यानी तमाम इलेक्शन हो सब अलग है, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर ही लेगा। तो ये वहां के अवाम का, इसीलिए वहां पे जो लोग समझ रहे हैं कि सत्ता बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बहरहाल हमारे साथ मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब भी जुड़ गए हैं, फिरोज बख्श साहब जुड़ गए। मैं दोनों हजरात को ले लेता हूं स्क्रीन पर और फिर बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ देखिए फिरोज बख्श अहमद साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। फिरोज बख्श अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे, कॉलम निगार है, मिडिल ईस्ट पे जबरदस्त नजर रखते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, जो रिटायर्ड हैं, लेकिन फौजी तो फौजी होता है हम नहीं मानते, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं और इंटरनेशनल सतह पर आपने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है, और मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर जो जंगी मामलात हैं, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्सपर्ट हैं जो जंगी मामलात हैं उसके। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब का और फिरोज बख्श साहब का। भी हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जुड़ जाएंगे। बहुत दिनों के बाद जावेद साहब जनरल साहब आए हैं, तो मैं इन्हीं से चाहूंगा कि मैं आगाज करूं और समझने की कोशिश करूं, क्योंकि जिस तरह से अभी एक हफ्ते पहले तक ये था कि ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, अमेरिका जो है वो बड़ी फौज लेकर के आ रहा है, एक बड़ा माहौल बनाया गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वेनेजुएला की तरह
होगा और यहाँ भी खामनाई साहब को ये सब अरेस्ट कर लेंगे और ले जाएंगे, ऐसा पूरा एक माहौल। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, और ईरान में कहीं कोई हलचल नहीं। ईरान में आम जिंदगी उसी तरह से रही। हाँ, जो बाहर के लोग थे वो जरूर बेचैन हुए और हुकूमतों ने अपने अपने लोगों को वहां से निकाला। ये बेचैनी तो इजराइल के अंदर भी रही, ऐसा नहीं है। वहां से भी लोग जो है भागे निकल निकल करके, कोई बीमारी का बहाना बता करके, तो कोई रिश्तेदारी का बहाना बता करके, तो कोई कुछ बहाना बता करके वहां से भी लोग गए। वहां भी खौफ का माहौल है, वहां पे भी। तो बहरहाल ये पूरा जिस तरह से अब्राहम लिंकन आया, दूसरा बेड़ा भी आ रहा था, जो बुश जिसको कहते हैं वो आ रहा था, इसके अलावा 50,000 की फौज दिखाई जा रही थी, तमाम तरह की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन सब के बीच आपको अब क्या लग रहा है, कहां पे अमेरिका पीछे रह गया और उसे पीछे हटना पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई और आपके सभी साथी और सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। आपको मेरी आवाज आ रही है मुमताज भाई? बहुत अच्छी आ रही है आज तो माशाल्लाह। जी जी जी, आज लैपटॉप है तो आज थोड़ा बेहतर रहेगा। देखिए, हम अपने बात की शुरुआत करते हैं इस्लामी इनकलाब से ही। अगर आप देखें कि 1979 के इस्लामी इनकलाब के आने के बाद से ही जो अमेरिका की पोजीशन थी वो ये थी कि किसी भी तरह से इस सरकार को चलने ना दिया जाए, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई। और एक तरह से जो नेबरिंग कंट्री थे उस वक्त के, इराक, उन्हें एनकरेज किया और उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद भी की जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था। तो इनकी शुरू से ही कोशिश थी कि ये जो सरकार है ये वहां पे जमने ना पाए। और इनको उससे खतरा ये था कि ये, अगर आप देखें तो 1979 से पहले दुनिया बेसिकली दो ग्रुप्स में बटी हुई थी। एक कैपिटलिस्ट या वेस्टर्न वर्ल्ड था जिसकी लीडरशिप अमेरिका के हाथ में थी और उसमें सारी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थी, और दूसरा सोवियत संघ था जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर चलता था। और दुनिया के अंदर इन्हीं दो सुपर पावर्स के बीच में कशमकश चल रही थी, और जहां भी रिवॉल्यूशन आते थे वो या तो कैपिटलिस्ट के जरिए चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती थी या कम्युनिस्टों के जरिए चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती थी। लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक पॉलिटिकल इस्लाम, यानी इस्लाम के निजाम के तहत सरकार चले, ऐसी इनकलाबी सरकार पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर आई थी। और इसके आने से जो उस वक्त के रूलिंग हुक्मरान थे वर्ल्ड के, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड, उन्हें अपने बारे में बड़ा खतरा महसूस हुआ था। और तभी से आप ये देखें तो ये कोशिशें मुसलसल जारी है। दूसरी तरफ ईरान ने न सिर्फ इराक की जो वो उन्होंने हमला उनके ऊपर मुसल्लत किया था उसका मुकाबला किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी सुधारी, अपने डिफेंसिव सिस्टम भी इम्प्रूव किया। और तब से आप देखें तो अभी तक वो जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं वो उठे नहीं हैं। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेसी को मुस्तहकम किया, एक अपना सिस्टम दिया जिसे वो इमामत का सिस्टम है, जहाँ गार्डियन काउंसिल होती है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप है, उनकी गाइडेंस के लिए है। और उनका वो सारा सिस्टम तमाम तर रुकावटों के बावजूद चलता रहा। आप देखेंगे कि देखिए जितने भी क्राइसिस इस खत्ते में आए, ईरान ने उस दौरान न सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि अपने आसपास के इलाकों में भी जो भी ऑप्रेस्ड लोग थे, जो भी इनके जुल्म का सामना कर रहे थे खित्तों में, उनकी मदद भी की। चाहे उसमें हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे उसमें हुतीज हो, जहां भी उनको ऐसा लगा कि जो लेजिटिमेट किसी के साथ जुल्म हो रहा है उस ग्रुप की उन्होंने मदद की। अब इत्तेफाक ये था कि इन सारे ग्रुप्स का सामना वो जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड था या जो इजरायली गवर्नमेंट थी
कहीं ना कहीं इनसे जाके जुड़ता था। तो इनकी ये कोशिश रही कि किसी भी तरह से यहाँ पे रिजीम चेंज किया जाए ईरान के अंदर। और उस रिजीम चेंज करने में हमने, अब बीच में भी जब आपके साथ डिस्कशन चल रहा था कि ईरान के अंदर जो शाह का बेटा है, जो इस वक्त अमेरिका में रहता है और नेतन्याहू का बड़ा खास खास है, उसने भी अपनी सर्विसेज उन्हें दी, इन गवर्नमेंट को। और वो ग्रुप जो डायस्पोरा, जो अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, उनके बीच उन्होंने अपनी घुसपैठ बना के ईरान के अंदर एक अपना बाकायदा नेटवर्क क्रिएट किया। और इसके अलावा अगर आप देखें कि देखिए, ये बात मैं समझ सकता हूँ कि सैंक्शंस की वजह से महंगाई हो गई, चीजें महंगी हो गई, लोगों ने उसमें प्रोटेस्ट किया, वो आगे बढ़े। लेकिन इन सब को एक तरह से प्रोवोक करने वाले, गाइड करने वाले और सपोर्ट करने वाली जो गवर्नमेंट थी, वो बेसिकली इजरायली और अमेरिकन थी। और जिस तरह से उन्होंने अपने नेटवर्क के जरिए इनको, कहते हैं कि, प्रोवोक किया सड़कों पे आने के लिए, जब उन्होंने इंटरनेट बंद किया तो स्टार लिंक की सर्विसेज इलॉन मस्क से लेके वहां पे प्रोवाइड की गई ताकि ये प्रोटेस्ट किसी न किसी फॉर्म में कंटिन्यू रहे। लेकिन उन्होंने इस तरह के कदम उठाए कि स्टार लिंक को भी उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर दिया। और क्योंकि इसको कोई मास सपोर्ट हासिल नहीं थी, एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कि इनके, देखिए हर जगह ऐसे होते हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो सरकार से या उनकी बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जो अक्सरियत लोगों की है, जैसा मुमताज भाई अभी आपने भी जिक्र किया, वो वहां के सिस्टम के साथ है, वो वहां की रूलिंग क्लास के, बिकॉज इट इज ए डेमोक्रेसी। वहां पे इलेक्शन होते हैं और लोगों को हक है अपने पसंद की सरकार चुनने का, वहां कोई बादशाहत नहीं है। तो ये मेरी नजर में इन्होंने बढ़ा चढ़ा के उन प्रोटेस्ट को दिखाने की कोशिश की। कई बार ऐसी खबरें छापी कि जो फैक्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं था। और जो डेथ टोल दिखाया कि यहाँ पे 30,000 मर गए, 40,000 मर गए, वो बिना किसी वेरिफिकेशन के, ऐसे ही इस तरह के वो बड़े ही इन्फ्लेटेड डेथ टोल्स उन्होंने दिखाया, जो कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। सो धीरे धीरे ये सारी चीजें साफ होती जा रही हैं। बीच में हमने बात की थी लास्ट ईयर 12 दिन की जंग के बाद, उसमें ये जिक्र किया था कि देखिए, आने वाले टाइम के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ईरान के ऊपर इजराइल या अमेरिका अब दोबारा हमला करेंगे। ये हमने उस वक्त डिस्कस किया था और ये हमारा असेसमेंट था। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये लगा कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं और वो अपने नेटवर्क के जरिए इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मिलिट्री प्रेशर भी अपनी फोर्सेस गल्फ में लाके इनके ऊपर लगाया जाए तो ऐसा मुमकिन है कि शायद ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने अपनी सारी फोर्स यहाँ पे लगाई और जो उनके मीडिया आउटलेट्स थे उन सबको इनके ऊपर अनलीश किया, ताकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके कि जो हाल वहां पे किया गया था वेनेजुएला के अंदर, उसकी यहाँ पे रिपीट हो सकती है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है। और ईरान ने 12 दिन की जंग के बाद हम ये देखते रहे हैं कि अपनी ताकत में बड़ी तेजी से इजाफा किया है। और उन्होंने उन नेटवर्क्स को भी न्यूट्रलाइज किया था जो इन्होंने वहां बहुत तेजी से अपने फैला दिए थे। तो मेरी नजर में ये एक लोगों का प्रोटेस्ट था, ये एक माइनर जो सेक्शन है सोसाइटी का उनका प्रोटेस्ट था। मेजॉरिटी इसमें शामिल नहीं थी। और किसी भी मुल्क में जब बहुत ज्यादा महंगाई होती, कि भी देखिए, आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि आप बड़े वेलविशर हैं लोगों के, और दूसरी तरफ आप ही के सैंक्शन से उन लोगों को परेशानी हो रही है। तो अगर आपको ईरानी अवाम का इतना ही फिक्र है तो आप सैंक्शन हटा क्यों नहीं देते, ताकि उनकी तकलीफें आसान हो जाएं। तो ये बहरहाल सारी कहने वाली चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी ऐसी कोई भी कोशिश, चाहे वहां पे जंगी अपने साजो सामान इकट्ठे करके या अपने प्रोपेगेंडे के थ्रू, ये ईरान की सरकार को गिरा सकते हैं। फिलहाल ऐसे कोई आसार हमें नजर नहीं आते।
और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुमकिन है कि दोनों फरीक निगोशिएशन की तरफ आए और बातचीत के जरिए जो न्यूक्लियर इशू है या बाकी इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत करें। और इसमें हम ये भी देखते थे कि ईरानियन जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा बातचीत के लिए राजी थी, और इनफैक्ट जब उनके ऊपर हमला किया गया वो तो नेक्स्ट डे भी बातचीत के नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बातचीत से कभी मना नहीं किया है। लेकिन अब इनकी हठधर्मी है या कि कुछ हद तक या बहुत हद तक इजरायली जो गवर्नमेंट है वो भी अमेरिकन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है मिडिल ईस्ट के अंदर, और नेतन्याहू की और उनकी सरकार की ये बड़ी कोशिश है कि किसी तरह अमेरिका को प्रोवोक करके ईरान के ऊपर हमला करवाया जाए। मगर मेरे मिलिट्री असेसमेंट में अगर वो हमला करते भी हैं तो वो जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं या जिस तरह का आउटकम चाहते हैं वो इस कन्फ्लिक्ट से वो उन्हें मिलेगा नहीं, और वो इसमें सरप्राइज होंगे। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन में ये सिचुएशन है। और ईरान के साथ साथ दूसरी चीज में ये भी जिक्र कर दूं कि देखिए आसपास के खित्ते से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो रहा है। इराक के अंदर से भी ऐनुल असद बेस से वो निकल चुके हैं, और अब अमेरिका इराक के अंदर अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस या वो फौजी ठिकाने नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। उसके अलावा अगर आप सीरिया में भी देखें तो सीरिया के अंदर वो एसडीएफ और कुर्दिश ग्रुप जिन्हें अमेरिका ने खड़ा किया था आईसिस से लड़ने के नाम पे, उनको भी एक तरह से उनका वजूद खत्म हो गया है, और वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादातर सीरिया के हिस्से पे जो वहां की इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है उनका एक तरह से कंट्रोल हो गया है। तो वहां से भी जो अमेरिकन फोर्सेस हैं जो सीरिया के अंदर थी वो भी वहां से विड्रॉ कर रही हैं। तो इस तरह से जो ये पूरा खित्ता है यहाँ पे एक तरह से जो इजराइल और अमेरिका जो उनका एक कंट्रोल हुआ करता था यहाँ पॉलिसी मेकिंग में मिलिट्रीली, ये उस कंट्रोल की कमी को दिखाता है। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि इन 2 साल की जंगों के बाद अगर इजराइल हमास को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया है तो ये इजराइल की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट है। और इजराइल के साथ साथ जो इजराइल के आका है अमेरिका, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। और जैसे हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये ईरान के ऊपर के ये जंग मुसल्लत कर पाएंगे या ये वहां की सरकार को बदल पाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं देती है। आगे जैसे भी डेवलप होंगे वो फिर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए वहां की सिचुएशन पे ये हमारा असेसमेंट है। जी मुमताज भाई।